नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, झारखंड। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया, गुड। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स, और हम आप लोगों को इसमें क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने फ्लक्स तक बताया था। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गॉसेस थ्योरम और फ्लक्स से रिलेटेड कुछ चीजें। जो भी चीजें बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, बोला कि अच्छा बाबू एक बात बताइए आप लोग, क्या फ्लक्स तो पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ जीरो हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी जीरो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, और नोट ये होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स can be positive, negative और zero। इलेक्ट्रिक फ्लक्स can be positive, negative और zero। ओके, तो अब हम लोग ये चीजें समझना चाहेंगे कि सर आखिर हम पॉजिटिव फ्लक्स किसको बोलेंगे, हम नेगेटिव फ्लक्स किसको बोलेंगे, और हम जीरो फ्लक्स किसको बोलेंगे। हाँ यार, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है उससे, जिसका नाम है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए देखते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस लिया। क्लोज सरफेस बोले तो सर्कल नहीं, स्फीयर मानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस लिया, और ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, जैसा फुटबॉल होता है हमारा। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस क्लोज सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालना है, क्या बोले हम कि इस क्लोज सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालना है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालना होगा, तो हमको यहां पे अंदर में कैसा चार्ज रखना होगा बताइए? तो हम लोगों को अंदर में पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हमेशा बाहर की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा किधर फ्लो करता है? ये हमेशा बाहर की तरफ फ्लो करता है। ओके, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो इस तरह के फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मैंने क्या बताया ना कि किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है परपेंडिकुलरली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स बोलते हैं। तो याद रखिए कि किसी क्लोज सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकलना है तो उसके पास चार्ज कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर बाहर की तरफ निकलना है तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है। तो याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है,
हमने बोला कि इलेक्ट्रिक या डिफाइन किया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स out of the closed surface then flux is said to be positive electric flux और फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा फ्लक्स पॉजिटिव तब होगा जब नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस ये कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको आप लोग नोट कर लेंगे आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आइए समझते हैं अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं ठीक है ये है हमारा एक क्लोज सरफेस जैसा फुटबॉल होता है इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया है -q क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस में इंटर करेगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा इस क्लोज सरफेस में इंटर करेगा सही बात है ना हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में क्या होता है इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे इंटर करेगा कोई दिक्कत है नहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस में इंटर करता है तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये किसी क्लोज सरफेस में इंटर करता है तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आप बताइए कि ये फ्लक्स नेगेटिव कब होगा जब नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस नेगेटिव होगा अगर नेगेटिव होगा तभी तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा हाँ है ना पॉजिटिव रहता तो बाहर निकलता नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा इंटर करेगा तो याद रखना है फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मस्ट बी नेगेटिव ठीक है चलिए हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस देन फ्लक्स इज सेड टू बी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सॉरी कम्स आउट नहीं गोज इनसाइड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज इनसाइड if electric field lines goes inside the closed surface then flux is said to be negative electric flux ठीक है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्लोज सरफेस में इंटर करेगा तो इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत है ओके इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज इनसाइड द क्लोज सरफेस then the flux is said to be negative electric flux इसके बाद नोट है कि फ्लक्स नेगेटिव होगा कब नेगेटिव होगा जब नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस कैसा होगा नेगेटिव होगा ठीक है ना फ्लक्स विल बी नेगेटिव इफ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इज नेगेटिव ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग और अब हम लोग देखेंगे जीरो फ्लक्स कैसा फ्लक्स जीरो फ्लक्स अब आप बता सकते हैं जीरो फ्लक्स क्या होगा जरा खुद से एक बार सोचिए खुद से दिमाग लगाइए तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा जीरो फ्लक्स तीसरे में है जीरो फ्लक्स ठीक है जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है ना आइए देखते हैं हम लोग जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है देखिए अगर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकले और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाए तो इस तरह के फ्लक्स को क्या बोलते हैं जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ही बाहर निकले ना ही अंदर जाएगा मतलब क्या है नेट चार्ज अंदर में कितना होना चाहिए
जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेट चार्ज जीरो है तो इस तरह का फ्लक्स क्या कहलाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out or enters into the closed surface, then flux is said to be zero electric flux। और नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स विल बी जीरो, नोट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो इफ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसको। आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। 3 नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी न्यूमेरिकल्स आता है, कभी ये खुद डेरिवेशन आ जाता है, कभी थ्योरम को एक्सप्लेन करने आ जाता है, तो हर चीज पूछी जाती है। तो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। देखिए, आप लोग को मैंने फ्लक्स तो पढ़ा दिया कि फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पार कर रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे बताया गॉस ने कुछ बताया हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या बोला। ये हम मानते हैं कि एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस बोले तो मान लेते हैं स्फीयर, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहां पे चार्ज जो है मान लेते हैं कि कितना है, क्यू नेट है, ठीक है। नेट चार्ज कितना है अंदर में, क्यू नेट। गॉस बोलता है कि इस क्लोज सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, मतलब जो भी फाई का वैल्यू को मिलेगा, ये हमेशा 1/ε0 टाइम्स किसके होगा, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब फाई जो होगा ये हमेशा नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 का होगा। तो अब हम लोग को ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमको क्लोज सरफेस दे दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नेट चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे। ε0 तो हमको क्या होता है पता ही रहता है, ठीक है। तो गॉस ने बोला, क्या बोला गॉस ने हम लोगों को ये बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/ε0 किसके, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे गॉस थ्योरम को। इट स्टेट्स दैट net electric flux coming out of the closed surface is 1/ε0 times the net charge inside the closed surface। ठीक है, क्या बोला समझ में आया ना। गॉस ने क्या बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा,
वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, तो आप लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्लोज सरफेस स्फीयर है और इस स्फीयर का जो रेडियस है ये कितना है? ये कुछ कैपिटल आर है। इसमें यहाँ पे कुछ चार्ज रखा हुआ है Q नेट अंदर में, ठीक है। कितना चार्ज रखा हुआ है? Q नेट, ठीक है। हमको बताना है कि यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, है ना। हम लोग एक बात जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि phi is equal to E dot ds, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया, phi is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेक्टर एरिया। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे। आइए मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा एरिया यहां पे कंसीडर किया, बहुत छोटा सा एरिया, और इस एरिया को मैंने बोल दिया क्या? एरिया ds। क्या है? एरिया ds, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर किया स्फीयर के ऊपर, और इसको हमने बोल दिया क्या है? कितना है? ये एरिया ds है। जस्ट यहीं पे हम लोगों ने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके भी रख दिया। मान लेते हैं कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिल गया। मान लेते हैं कितना? E। तो इलेक्ट्रिक क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, जब ऑन सरफेस ऑफ द क्लोज, ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये एरिया है ds, स्फीयर है, तो स्फीयर इस तरह से कुछ मुड़ा हुआ रहता है ना। अगर हम ये वाला सरफेस ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर अगर बनाएंगे, क्योंकि हमको वेक्टर एरिया चाहिए, और वेक्टर एरिया का क्या काम है? वेक्टर एरिया का काम वो क्या है? वेक्टर एरिया डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन बताने का काम किसका है? इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक वेक्टर एरिया बनाते हैं जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा n का, ठीक है। समझ में आ रहा बात मेरा? हमको पता है फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। हमने एक छोटा सा एरिया लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ds है। हमको इसको डायरेक्शन भी देना है, और डायरेक्शन देने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देने का, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इस तरह का कर्व है, तो इस तरह के कर्व में यहां पे अगर हम जाएंगे तो परपेंडिकुलर कैसे रहेगा? इसी तरह से रहेगा ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी तरह परपेंडिकुलर को दिखाया है n कैप, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। Q नेट क्या है? ये नेट चार्ज, नेट चार्ज inside the closed surface, ठीक है। इसके बाद E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, कितना दूरी है? डिस्टेंस कैपिटल R, जो कि रेडियस है किसका? इसके, कोई दिक्कत नहीं। ds ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। ds क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे ना, हम पहले इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे। अगर हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हम पूरे इस स्फीयर से फ्लक्स निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं ना? कैसे? बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालें। अगर हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालने में कामयाब हो गए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो फाई बोल देते हैं क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है ना।
आइए देखते हैं हम लोग। अगर आपसे हम पूछ दे गलती से कि बताइए बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसको तो हमको पता है, दिस इज E डॉट ds, है ना। क्या हो जाएगा ये E डॉट ds एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, यूनिट एरिया से जो निकलता है उसको E बोलते हैं, ds एरिया से कितना निकलेगा E डॉट ds। लास्ट क्लास में ही पढ़ा है आप लोगों को। आगे देखते हैं इसको हम लोग। E डॉट ds का मतलब क्या है, इसका मतलब है E ds cos थीटा, ठीक है, क्या है E ds cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल कितना है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो कितना हो जाएगा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है 0, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, नेट फ्लक्स, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, इसको हम कितना लिख सकते हैं, E ds इंटू cos 0। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा E इंटू ds हो जाएगा। अगर हम आपको बोले कि बताइए बाबू अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या बोले कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर आप छोटे वाले एरिया से तो निकाल लिए हैं कि छोटे वाले एरिया से कितना आ रहा है, छोटे वाले एरिया से कितना आ रहा है फ्लक्स, E ds आ रहा है। तो अगर पूरा से निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। यहां पे हम लोग लगा देते हैं साइक्लिक इंटीग्रल, क्या लगा देते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है ना। आइए देखते हैं E डॉट ds का वैल्यू कितना निकाला हम लोग, E ds निकाल रहे हैं, तो phi इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। तो phi इज इक्वल टू E को बाहर निकालते हैं और इंटीग्रल ds। अच्छा एक बात बताइए, ये साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, अरे हाँ देखिए क्या है ना कि अगर हम इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल करते हैं यूज, ठीक है ना। अगर हम लोग इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बात करते हैं, ये कोई भी स्फीयर है तो क्या है, क्लोज है, हाँ ये ना, स्फीयर क्या होता है, क्लोज होता है, क्यूब क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये थोड़ा सा एरिया ds है, हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या पूरा का पूरा स्क्वायर मिलेगा, हाँ ये ना, मैं बोल रहा हूं कि ये छोटा सा एरिया ds है, अगर हम इस ds एरिया को धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो ये तो इस स्क्वायर का एक पार्ट है ना, तो ये ds हमको क्या दे देगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर का सरफेस एरिया दे देगा। मतलब अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। तो अगर यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 pi r स्क्वायर। चलिए एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पे कितना मिलेगा आपको, तो phi इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q कितना है, q नेट डिवाइड बाय r स्क्वायर into 4 pi r square and r square get cancel, 4 pi and 4 pi get cancel, फ्लक्स आपका कितना बच गया, q net divided by epsilon naught। यही चीज तो आपको प्रूव करना था कि phi is equal to E dot ds is equal to q net divided by epsilon naught। समझ में आया। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस अगर पूछा जाए तो सिंपल एक लाइन में आंसर बताना होता है, q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको कल क्वेश्चन करवाएंगे, देखिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन अपने एग्जाम में, जेईई में, मेंस में, बोर्ड्स में। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ ले मेरे से, ठीक है। वैसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि इस क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट।
हम लोगों ने क्या किया, एक क्लोज सरफेस लिया और हमको पता है कि हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है ये फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ds होता है। ds मतलब क्या है, छोटा सा एरिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds है। ये E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग Q से r दूरी पे मतलब इस क्लोज सरफेस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं E है, ये एरिया ds है। अगर कोई स्फीयर है, मान लेते हैं कि कोई स्फीयर, अभी यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है ना, तो ये स्फीयर ऐसे ही कर्व होता है, तो अगर हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना हो तो ऐसे ही कुछ बनाएंगे ना। और वही हमको पता है कि इस एरिया के परपेंडिकुलर हमको क्या मिलता है, एरिया के परपेंडिकुलर हमको वेक्टर एरिया मिलता है। अगर डायरेक्शन हम दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर एरिया मिलेगा। एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया का डायरेक्शन होता है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम लोगों ने एन कैप ले लिया है। हम देख रहे हैं कि ई का और वेक्टर एरिया का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds। इस ds एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर हम इस ds एरिया से निकाल लेते हैं फ्लक्स, तो हमको पता है कि अगर हम छोटे एरिया से एक बार निकाल लेंगे तो फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे के पूरे सरफेस से निकल जाएगा। आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन का क्या काम यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12 में बहुत यूज होता है। तो हम करेंगे क्या कि ds को ds एरिया से फ्लक्स निकालेंगे। हमने ds एरिया से फ्लक्स निकाला, हमने यहाँ पे थीटा को 0 इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, 0 है। तो हमको कितना मिल गया, थ्रू एरिया ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल गया, e into ds। अब क्या करना है, अब हमको इस पूरे के पूरे क्लोज सर्फेस से निकालना है, और अगर पूरे के पूरे क्लोज सर्फेस से निकालना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट फ्लक्स y इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है, यही हम लोग बोल रहे थे, E डॉट ds फ्लक्स को बोल रहे थे। इसी को क्या किए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए हैं ओवर क्लोज पाथ। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ का मतलब ये है कि ये जो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये क्लोज लूप का इंटीग्रेशन होगा। तो E डॉट ds का वैल्यू हम लोगों ने ds निकाला, E को बाहर रख दिया क्योंकि हमको पता है कि यहां से r दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो E कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको बाहर रख दिया, और ds अगर इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो एक स्फीयर मिलेगा, और वो क्या होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। तो E into 4 pi r square, तो phi is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q net divided by r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया है, दिस इज 4 pi into r square, 4 pi कट गया, r square कट गया, फ्लक्स कितना मिल गया, q net by epsilon naught। तो फ्लक्स को हम लोगों ने लिखा साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds किसके बराबर, q net by epsilon naught। तो कहीं पे phi भी लिखा मिल सकता है, कहीं पे phi इक्वल टू E डॉट ds भी लिखा हुआ, जो E सॉरी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से कॉपी करेंगे कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, स्कूल जब भी खुलेगा एग्जाम होगा तो आएगा, आपके कॉलेज के एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेडिकल एंट्रेंस में भी आएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये टॉपिक समझने के लिए आप लोगों को लास्ट क्लास करना जरूरी है। तो आप लोग अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए फिलहाल, तो पहले लास्ट क्लास को अटेंड कीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने काफी आसान करके इसको बताया है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ है, तो आप प्लीज मुझे कॉल करें, मैसेज करें, रिप्लाई करें, ठीक, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, जो भी करना है, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे डालें। आप लोगों को हर जगह से आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा। आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में हो सकता है कि वो ऐप बनकर आ जाएगा। तो आप लोगों का क्लास वहां पे स्टार्ट किया जाएगा उस ऐप पे, ठीक है। उस ऐप में आपके पास टेस्ट भी होगा, उस ऐप में आपके पास असाइनमेंट भी होगा, उसमें आपको हर चीज पहले से ही बता दिया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग YouTube से ले रहे थे, बट हम लोग अब यहाँ पे कुछ ऐप से भी काम करेंगे। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।